हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं 2021-2022 के लिए, टर्म 1 के लिए। तो उसी पे डिस्कशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस है, किस तरीके से पैटर्न है, क्या लेकर आई है सीबीएसई सैम्पल पेपर में, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी बताती चली जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, उसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करें वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं क्या है सैम्पल पेपर में। देखिए, आपके 40 मार्क्स का पेपर है। ये तो आपको पहले भी पता था कि आपका जो पेपर आएगा टर्म 1 का वो 40 मार्क्स का आएगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे आपको। देखिए, इस पेपर में क्या होगा, आप क्या देखेंगे। क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन। आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको बेस्ट 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी आपको 24 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो अच्छे से आते होंगे 20 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस टोटल कितने होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60। ओके, और आगे देखते हैं क्या है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे ही क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं और किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए, आपका जो पेपर बनेगा वो 40 मार्क्स का, और जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो कितने मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, 50 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। तो बताइए कि जो 10 क्वेश्चन है वो कहाँ जाएंगे जब अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो यानी कि 1 मार्क का तो एक क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं कितने मार्क्स का आता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। देखते हैं, हम करके देखते हैं कितना आता है। 40 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो आपका कितना आएगा, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है और 50 क्वेश्चन है, आपको वन क्वेश्चन की मार्किंग निकालनी है। तो 40 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो एक क्वेश्चन जो आपका निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा, 0.8 का। 0.8 का आपका एक क्वेश्चन होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक करा तो आपके 0.8 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ओके, तो यही क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग फॉलो होने वाला है सीबीएसई में, अगर इस सैम्पल पेपर के थ्रू देखा जाए तो। बाकी अगर कोई नई गाइडलाइन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, मैंने देखा है कि जो सेक्शन ए है उसको बहुत ईजी रखा गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें नहीं डाले गए हैं। और जो सेक्शन बी है उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है, और सेक्शन सी में थोड़ी केस स्टडीज, केस बेस्ड क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, और असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके। तो अगर मैं देखूं तो अगर पूरे पेपर में देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी दिख रहे हैं, मैचअप्स के फॉर्म में भी दिख रहे हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड के फॉर्म में भी दिख रहे हैं, केस स्टडी के फॉर्म में भी है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस डाले गए हैं आपके सैम्पल पेपर में। तो देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principle into practice. Which aspect of the nature of management is highlighted in the above statement? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वो एक्सपेक्ट बताना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का जो कि हाईलाइट हुआ है इस स्टेटमेंट में। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सक्सेसफुल मैनेजर क्या है, लेस सक्सेसफुल मैनेजर से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अगर उसमें एक एबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में डाल सकता है तो वो क्या है, सक्सेसफुल मैनेजर लेस सक्सेसफुल से क्या है, डिफरेंट है। देखिए, तो बताइए वो कौन सा एक्सपेक्ट है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। क्या वो मैनेजमेंट एज अ साइंस है, या फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, या फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, या फिर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स है। तो बताइए वो कौन सा एक्सपेक्ट है। देखिए, सक्सेसफुल मैनेजर लेस सक्सेसफुल से कैसे अलग होता है।
कैसे अलग होता है? अगर वो उसने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं या जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, अगर वो उसको अप्लाई कर पाता है, उसको उस साइंटिफिक मेथड को, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाता है गिवन सिचुएशन में, तो क्या है, वो सक्सेसफुल मैनेजर है। ये बात की गई है इसमें। यहाँ पे क्या बात की गई है? अगर एक मैनेजर है, उसके पास नॉलेज तो है, साइंटिफिक मेथड्स भी पता है, उसे प्रिंसिपल्स भी पता है, रूल्स भी पता है, लेकिन वो उसे अप्लाई नहीं कर पाता, तो वो क्या हो गया? लेस सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसे सब पता है, नॉलेज है उसके पास और साइंटिफिक मेथड्स भी पता है, रूल्स भी पता है, और उसको क्या कर रहा है, वो गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहा है, अपने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लेकर आ रहा है। यानी कि जो नॉलेज उसके पास है, जो साइंटिफिक मेथड्स उसे पता है, जो नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स उसे पता है, उसे क्या कर रहा है, वो गिवन सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है। तो बताइए उसे क्या बोला जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में यही तो होता है जो हमें थ्योरेटिकली पता होता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसे अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन करनी होती है उसकी। यही होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर आपने मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आता होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। डैश प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इस क्वेश्चन का मैं चैप्टर नहीं बताऊंगी, आंसर बताने के बाद बताऊंगी कि ये कौन से चैप्टर से है। अगर आपको आंसर आता ही होगा तो आपको चैप्टर भी पता चल जाएगा। देखिए, बताइए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और डेवलप करते हैं एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बताइए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और बहुत सारे तरीके देखते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बहुत सारे तरीके डेवलप करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए कौन सा प्रोसेस बोला जाता है? डायरेक्टिंग बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं या फिर कंट्रोलिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? अगर आपने ये चारों ही कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो क्या बोला जाता है उसे? देखिए, डायरेक्टिंग में तो क्या होता है, डायरेक्टिंग में क्या पढ़ते हैं हम? मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ और ये सब होती है, डायरेक्ट किया जाता है एम्प्लॉय को। और स्टाफिंग में क्या होता है? रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है, एम्प्लॉय की राइट जगह पे राइट पर्सन अपॉइंट किया जाता है, ये हमारा स्टाफिंग होता है। और कंट्रोलिंग में क्या होता है? हम जब देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल रिजल्ट और प्लान रिजल्ट के बीच में जो डेविएशन आता है उसे ठीक करते हैं, वो सारा हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। लेकिन प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग में हम यही करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और डेवलप करते हैं एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो सेकंड का हो गया सी। तो ये आपको पता ही चल गया होगा, ये चैप्टर नंबर 4 से है, प्लानिंग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। ये हमारा आपको पता ही चल गया होगा कि ये कौन से चैप्टर का है, मार्केटिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा। मार्केटिंग मिक्स किस टूल का सेट है? बताइए किस टूल का सेट है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्रोडक्शन टूल का सेट है या फिर प्रमोशनल टूल्स का सेट है या फिर मार्केटिंग टूल्स का सेट है या फिर सेलिंग टूल्स का सेट है? मार्केटिंग मिक्स किसका सेट है? जो कि फर्म यूज़ करती है उसे किसके लिए? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए टारगेट मार्केट में। तो उसे क्या बोला जाता है? बताइए कौन से टूल का सेट है मार्केटिंग मिक्स? आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, सारे ही दिख जाएंगे। ये सारी लाइनें आपको एनसीईआरटी में दिखेंगी ही दिखेगी। ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ये फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है। मार्केट मिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? 4 P's पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और ये सारे क्या है? मार्केटिंग टूल्स हैं। क्या है? मार्केटिंग टूल्स हैं। कैसे फर्म मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को परस्यू करे टारगेट मार्केट में। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? सेट है मार्केटिंग टूल्स का दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। तो थर्ड का आंसर हो गया सी। बाकी अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी होगी तो आपको सारे ही क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि ये सारी लाइन्स हमारी एनसीईआरटी की ही है, आपको सब एनसीईआरटी में मिलेगा ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन सा लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए? बताइए कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में से। तो बताइए कौन सा लेवल हमारा रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल या फिर बोथ बी एंड सी?
देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, फॉर्मुलेट करने होते हैं, उनको अचीव करने की स्ट्रैटेजीज होती है, वो सब कौन डिसाइड करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, वेलफेयर और सर्वाइवल हो, कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करे जाएं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, वेलफेयर एंड सर्वाइवल होना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेम द principle of management given by Fayol which when applied would mean that the worker and the management both honor their commitments without any prejudice toward one another। बताइए वो कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कि फेयोल ने दिया। तो यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 से है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कि फेयोल ने दिया, जिसका मतलब है कि वर्कर और मैनेजमेंट को दोनों को ही अपनी कमिटमेंट को लेकर के हॉनर रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी कमिटमेंट की, और कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए बिना किसी बाइजनेस के, एक दूसरे को लेकर के किसी तरीके की बाइजनेस के बिना वर्कर और मैनेजमेंट को दोनों को ही अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। तो बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का? डिसिप्लिन, या फिर मेंटल रिवॉल्यूशन, या फिर रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर स्केलर चेन। तो बताइए क्या है आंसर? देखिए, स्केलर चेन में तो हमने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये तो स्केलर चेन पढ़ा था। और रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमने एम्प्लॉयज़ की रिमनरेशन के बारे में पढ़ा है। और मेंटल रिवॉल्यूशन में हमने कि मैनेजमेंट और वर्कर के दोनों के पार्ट में मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को ही अपनी सोच को बदलना होगा, ठीक है। और डिसिप्लिन में क्या होता है? देखिए, मैं आपको ये एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये जो है आपका, ये जो लाइन दे रखी है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि वर्कर और मैनेजमेंट को दोनों को ही अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए बिना किसी बाइजनेस के, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैनेजमेंट और लेबर है, दोनों एक एग्रीमेंट में आए जिसमें क्या था? वर्कर एग्री है कि वो ओवरटाइम करेगा बिना किसी एडिशनल पेमेंट के, कंपनी को लॉस से निकालने के लिए, ठीक है। और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि अगर वो ऐसा करता है, उसका मिशन अकम्प्लिश हो गया, अगर कंपनी लॉस से बाहर चली गई तो क्या देंगे उसे? उसके वेजेस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आपने देखा कि मैनेजमेंट ने कमिटमेंट दिया और लेबर ने कमिटमेंट दिया कि वो ओवरटाइम करेगा अभी, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है, तो कंपनी को लॉस में से निकालने के लिए वो क्या करेगा? ओवरटाइम करेगा। और जो मैनेजमेंट है उसने कमिटमेंट दिया कि वो अपने वेजेस को इंक्रीज करेगी। दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? अपने कमिटमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा बिना किसी बाइजनेस के। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है डिसिप्लिन, कि जब हम किसी एग्रीमेंट में आते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट का किसी तरीके का एग्रीमेंट है, उसका हमें क्या करना चाहिए? ऑबिडियंस करना चाहिए, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, जो कि जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा? किसका पार्ट बन गया? डिसिप्लिन का। ये कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का? डिसिप्लिन। फिफ्थ का हो गया ए। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। बताइए, ब्रांड या फिर जो पार्ट होते हैं ब्रांड के जो कि लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांड मार्क बोलते हैं, या फिर ट्रेडमार्क बोलते हैं, या फिर ब्रांड बोलते हैं, या फिर ब्रांड नेम बोलते हैं। ये हमारा मार्केटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11 का ये क्वेश्चन है। तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रेडमार्क बोला जाता है। ट्रेडमार्क, अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, ठीक है। जो ब्रांड या फिर ब्रांड के पार्ट को लीगल प्रोटेक्शन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क बोलते हैं। बाकी 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है जो कि है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। हमारा जो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डायमेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। स्टेटमेंट है विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो मैनेजमेंट का टास्क होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और उसकी वीकनेस को बिल्कुल इररिलेवेंट कर देता है
ऑर्गेनाइजेशंस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस गोल को अचीव करने के लिए वीकनेस को इरेलेवेंट कर देता है और ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इफेक्टिव बना देता है। टास्क ऑफ मैनेजमेंट का जो टास्क होता है वो ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ को इफेक्टिव कर देता है और वीकनेस को इरेलेवेंट बना देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस गोल अचीव हो जाए। तो बताइए ये कौन सा डायमेंशन है? ए है मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, या फिर मैनेजमेंट ऑफ गोल है। देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है। ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है और ह्यूमन रिसोर्स कौन सा होता है हमारा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि कौन काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, किससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाया जाए, वो किस में जाता है? हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल में जाता है। ह्यूमन रिसोर्स देखते ही आपको इस आंसर का पता चल जाना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। आपको चैप्टर तो पहले ही पता चल गया होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का। तो 7th का हो गया बी। अब 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डैश इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट इन द आई ऑफ पब्लिक। बताइए किसमें वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं कंपनी इमेज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक की आइज़ में। पब्लिक की आइज़ में कंपनी इमेज को या इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? वो एडवर्टाइजिंग होता है, या फिर पर्सनल सेलिंग होता है, पब्लिसिटी होती है, या फिर पब्लिक रिलेशन होता है। देखिए जो हम बहुत सारे प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कंपनी की इमेज को और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए पब्लिक की आंखों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। तो 8 का हो गया डी। ये कौन से चैप्टर का है? मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 11। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर अ फर्म विच हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। बताइए कि आप एक फर्म है जो जिसकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस हैं, उसे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सा टाइप सजेस्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? बताइए कौन सा टाइप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सजेस्ट करेंगे उस फर्म को जिसके पास डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन है, जिसे कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। देखिए डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन का मतलब है उसके डाइवर्सिफाइड बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या है? और एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन का मतलब है क्या है? उसके डाइवर्सिफाइड फंक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो उसे आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे? देखिए अगर फंक्शंस की बात करी जा रही है तो ये क्या होगा? ऑब्वियस है फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम क्या करते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर में यही तो किया जाता है, जब हम डिपार्टमेंट्स को किसके बेसिस पे बांट देते हैं? फंक्शंस के बेसिस पे बांट देते हैं, तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर लेते। तो लेकिन अभी किसकी बात करी जा रही है? एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन की बात करी जा रही है, यानी कि फंक्शन की बात करी जा रही है। तो 9th का आंसर हो गया आपका डी। देखिए कोई भी आपको स्टेटमेंट दी हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, तो आप वर्ड्स को कैच करने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। तो जो 9th क्वेश्चन है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से। उसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड और मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू दैम कैन बी डेवलप्ड। इज सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है वो कौन सी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, या फिर प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, या फिर प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। 10th क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, इंपॉर्टेंस पूछी है प्लानिंग की। तो ये कौन से चैप्टर से है? प्लानिंग चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से। चेंजेस और इवेंट को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed। देखिए जो चेंजेस आते हैं उसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं, उसके लिए मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार रह सकते हैं। तो बताइए ये कौन सा इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करती है, या फिर इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट करते हैं, या फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या फिर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए यहाँ पे किसकी बात
बात हो रही है, चेंजेस की बात हो रही है, जो कि क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हैं उसके लिए। तो ये क्या हो गया हमारा 10th का डी हो गया, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देती है। आपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ा होगा। ये तो हो गया 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन से चैप्टर से है ये मैं बाद में बताऊंगी क्वेश्चन के, जब आप आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर मैंने चैप्टर का नाम बता दिया तो आपको पता ही चल जाएगा आंसर। इसमें पूछा है, जब हम सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट्स, उसे हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो एक जैसे नेचर के हैं उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, यानी कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ का डिपार्टमेंट बना दिया। ये स्टेप है, ये प्रोसेस का स्टेप है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रोसेस का, किसी प्रोसेस का स्टेप है, बताइए कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये स्टेप है। आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, डायरेक्टिंग का है या फिर स्टाफिंग का है। देखिए यहाँ पे बात, पहले तो स्टेप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा स्टेप है। ये किसकी बात कर रहा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहा है, जो कि सेकेंड स्टेप है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमारा क्या पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं ना कि हमें क्या कर लेना चाहिए, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए। तो ये किसका पार्ट है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की लाइन है। तो ये हमारे कौन से फंक्शन के प्रोसेस का स्टेप हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो 11th का हो गया बी, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये कौन से चैप्टर से हुआ, ये हुआ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चन। 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। ये क्या सजेस्ट करता है, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, मतलब प्लानिंग के बाद बाकी फंक्शन आते हैं। या फिर बी, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, प्लानिंग में हमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए। या फिर प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इज़ फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। प्लान बनता है, इम्प्लीमेंट होता है, फिर दूसरा प्लान फॉलो करते हैं, फिर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। फिर डी है हमारा, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लान हमारा हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। ठीक है, तो बताइए ये क्या सजेस्ट करता है, ये जो प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन है, ये आपको क्या सजेस्ट करता है, यही सजेस्ट करता है कि प्लानिंग सबसे पहले आता है, उसके बाद क्या आते हैं, हमारे अदर फंक्शन आते हैं। प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, यानी कि प्लानिंग बाकी सारे फंक्शन से सबसे पहले आता है। तो 12th का हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मेजर डिसीजन एरिया अंडर वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स टू बी यूज, नेम द फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, किसका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जाता है कि एक मेजर डिसीजन एरिया लिया जाता है, वो कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का, जिसमें किससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा मार्केट इंटरमीडिएट्स को यूज़ किया जाए। यानी कि मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स से रिलेटेड जो डिसीजन लिया जाता है वो कौन से फंक्शन में लिया जाता है मार्केटिंग के, कि कौन सा मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स यूज़ किया जाए, इससे रिलेटेड डिसीजन कौन से फंक्शन में लिया जाता है मार्केटिंग के, बताइए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिया जाता है, या फिर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में लिया जाता है, या फिर प्रमोशन में लिया जाता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में लिया जाता है ये डिसीजन। देखिए मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हमने किस में पढ़े हैं, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, ये हमने किस में पढ़े हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जीरो चैनल, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चर से सीधा प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट चैनल में हमने 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल पढ़े हैं, जिसमें हमें इंटरमीडिएट्स डिसाइड करने होते हैं कि कितने इंटरमीडिएट्स का यूज़ करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। जैसे कि 1 लेवल चैनल में हमारा इंटरमीडिएट्स यानी कि मिडलमैन कौन होता है, रिटेलर होता है। और 2 लेवल चैनल में हमारे दो इंटरमीडिएट्स होते हैं, होलसेलर और रिटेलर होता है, मिडलमैन 2 होते हैं। मैन्युफैक्चर के बाद प्रोडक्ट होलसेलर पे जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर पे, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचता है। आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही होगा। तो ये किस में होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ये वो फंक्शन है मार्केटिंग का जिसमें डिसीजन लेना होता है, किसके रिगार्डिंग, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स यूज करने के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है। तो 13th का हो गया हमारा ए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारी कंट्री का रिलेशनशिप फॉरेन कंट्री के साथ कैसा है, ये एक मेजर एलिमेंट है कौन से कंपोनेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट के। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट का ये एलिमेंट है, तो आप ये बताएंगे कि किसका एलिमेंट है, ये बताइए। ये स्टेटमेंट जो दे रखी है आपको, ये कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बताइए। देखिए, जब हमारे रिलेशनशिप फॉरेन कंट्री के साथ देखे जा रहे हैं कि कैसे हैं, ठीक है, यानी कि क्या किया जा रहा है इसमें, कौन सा एनवायरनमेंट है ये हमारा, क्या ये सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट में सब कुछ सोसाइटी से रिलेटेड आता है, तो सोशल एनवायरनमेंट ये नहीं है। और लीगल एनवायरनमेंट में सब कुछ लॉ से रिलेटेड आता है, और यहाँ पे लॉ की कोई बात नहीं की जा रही है। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सब कुछ इनकम वगैरह से रिलेटेड आता है, हमारे जीडीपी से रिलेटेड आता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक की भी बात नहीं की जा रही है। ये कौन सा है हमारा, हमारी किसकी बात करी जा रही है, कंट्री की बात करी जा रही है। कंट्री में कैसी स्टेबिलिटी है, कैसा रिलेशन है दूसरे लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। तो 14 का आंसर हो गया हमारा सी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो 14 का हो गया सी। अब 15 की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देख लीजिए, नेगेटिव क्वेश्चन है। मैंने भी बहुत सारी एमसीक्यू वीडियोस बना रखी है, किसी ने अभी तक ना देखी हो तो जाकर के चेकआउट कर लेना, आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज मैंने सब बना रखा है, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें डाल रखे हैं, आप चेकआउट करते रहिए उसे। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस अभी आगे आने भी वाली है, तो चैनल से जुड़े रहना। इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर देना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अपने दोस्तों से भी बोलना कि इसे सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में भी जितना हो सकता है शेयर कर देना इस वीडियो को, बहुत बेनिफिशियल रहेगा 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए। नेगेटिव क्वेश्चन है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग क्या होता है हमारा, सोशल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में। बायर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है एक सेलर, तो वो ये क्या होता है हमारा, सोशल प्रोसेस है। इसमें इंटरेक्शन होता है बायर एंड सेलर के बीच में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बी है, फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज इज ऑन द कस्टमर नीड। मार्केटिंग एक्टिविटीज का फोकस किस पे होता है, कस्टमर की नीड पे। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना मेन गोल होता है मार्केटिंग का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज का फोकस होता है वो किस पे होता है, कस्टमर की नीड्स पे होता है। मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या ये ठीक है, सोचिए जरा कि जो मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के बाद होती है, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सोचिए इसे। डी है हमारा, मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म देन द प्रोडक्ट मिक्स। बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, बड़ी टर्म है हमारे प्रोडक्ट मिक्स से, ठीक है। ये तीन तो हमारे ठीक है, लेकिन जो ये सी वाला है ना, सी वाला, मार्केटिंग मिक्स इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग तो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। पहले कस्टमर उनकी नीड्स एंड वांट्स को जाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बेसिस पे क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्शन उसके बेसिस पे होती है, तो ये क्या है, सी हमारा इनकरेक्ट है। मार्केटिंग इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। तो मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 15 का हो गया सी। अब 16 की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश। प्लानिंग किस किस से कनेक्टेड होता है, क्या प्लानिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है, नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम होती है। क्या प्लानिंग में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होती है, या फिर प्लानिंग में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी होती है, या फिर प्लानिंग में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग में क्या होती है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होता है। तो हमारा 16th का आंसर क्या हो गया, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। 16th का हो गया डी, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इम्पॉर्टेंट not only for protection of product but also serve as a promotional tool। बताइए वो कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का, तो आपको पता ही चल गया ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट से, चैप्टर नंबर 11 से। तो बताइए वो कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो कि इम्पॉर्टेंट ना ही सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए ही है बल्कि प्रमोशनल टूल की तरह भी काम आता है वो। तो बताइए वो कौन सा फंक्शन है, क्या ग्रेडिंग है, या फिर लेबलिंग है, या फिर पैकेजिंग है, या फिर ब्रांडिंग है। बताइए वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ
प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए बल्कि प्रमोशनल टूल की तरह भी काम आता है। तो वो क्या है हमारा पैकेजिंग है। पैकेज जो जिस पैकेज में हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी देता है डैमेज होने से, डिस्ट्रॉय होने से। क्या करता है पैकेजिंग हमारा, क्या करता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी देता है, साथ ही साथ प्रमोशनल टूल भी है। जैसे कि आप देखते हैं ना, जितनी अच्छी पैकिंग होती है कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर के उसे परचेज कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा प्रमोशनल टूल भी है पैकेजिंग। पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करके रखता है और एक तरीके से प्रमोशनल टूल की तरह भी काम करता है। तो 17th का हो गया सी। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पार्ट ऑफ रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स द एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड फॉर इन्फेंट्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पोटेंशियल बायर दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 4 months. विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। देखिए एडवर्टाइजर्स के कुछ रेगुलेशंस है जो कि हर एडवर्टाइजर को फॉलो करने हैं, हर एडवर्टाइजर को फॉलो करने हैं। अगर कोई एडवर्टीजमेंट आती है न्यू ब्रांड की, बेबी फूड के न्यू ब्रांड की कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है तो उन्हें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल बायर को देनी होगी, जो कि ये है कि नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 4 months। अगर कोई बेबी 4 months से छोटा है तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। तो बताइए ये कौन सा डायमेंशन है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का, कौन सा डायमेंशन यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। तो बताइए कौन सी डायमेंशन है, हमने जो डायमेंशन पढ़ी है वो सोशल एनवायरनमेंट है, ये तो सोसाइटी से रिलेटेड होती है तो ये तो नहीं है। और लीगल एनवायरनमेंट सोचिए लॉ से रिलेटेड होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, किसी भी अथॉरिटीज़ ने अगर कोई ऑर्डर्स दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उससे रिलेटेड होती है लीगल एनवायरनमेंट हमारी। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारी पीस, स्टेबिलिटी, इन सब से रिलेटेड होती है। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी जीडीपी ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड होती है। तो बताइए ये क्या बता रहा है हमें, ये क्या बता रहा है, रेगुलेशन वर्ड को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सारा केस किसके अंडर चला जाएगा, लॉ के अंडर चला जाएगा। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है हमारा, लीगल एनवायरनमेंट है। कौन सा एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। जैसे कि आपने अपनी बुक्स में एक एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा कि एडवर्टीजमेंट, सिगरेट के पैकेट पे एडवर्टीजमेंट देना बहुत ज़रूरी है, वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजुरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लीगल एनवायरनमेंट पढ़ा था ना कि एडवर्टीजमेंट के कुछ रूल हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हमें ये एडवर्टीजमेंट करनी ही करनी है उस प्रोडक्ट को लेकर के, उस प्रोडक्ट पे। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही है अपने बिजनेस के लिए। तो ये हमारा किसके अंदर जाता है, लीगल एनवायरनमेंट के अंडर जाता है। तो 18th का हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेओल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज इज। आप देख ही रहे हैं ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कि फेओल ने दिया है, जिसका एम है कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल है ये बताइए। ए डिवीजन ऑफ वर्क है, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड है, या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, या फिर ऑर्डर है। देखिए हमने सारे ही प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं, लेकिन जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उसमें क्या होता है हमारा, वन हेड एंड वन प्लान होता है। तो इससे क्या होती है हमारी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिवेंट होती है। तो ये वाला प्रिंसिपल है जिससे कि क्या होता है, हमारी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिवेंट होती है। ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो कि फेओल ने दिया है, जिससे कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिवेंट होती है। क्योंकि जितनी भी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन की वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगी होती है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए फोकस एफर्ट्स के साथ काम करती है, वन हेड वन प्लान के साथ चलती है। इसलिए एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ओवरलैप नहीं हो पाती, प्रिवेंट करती है ये ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को। तो हमारा 19th का आंसर हो गया सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डैश इंश्योर्स दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर देयरबाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड एंड प्रोवाइडिंग हिम विद मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। आपको बताना है कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट
टास्क परफॉर्म कर रहा है मैनेजर के बिहाफ पे, जिससे कि मैनेजर का कुछ वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाए और मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए इंपॉर्टेंट मैटर पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये क्या है बताइए, कौन सा कंसेप्ट है ये? डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ है या फिर अथॉरिटी है या फिर अकाउंटेबिलिटी है? देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी दी जाती है थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर सबऑर्डिनेट को दे रहा है और अथॉरिटी मैनेजर किसको दे रहा है? सबऑर्डिनेट को दे रहा है। तो ये किस में होता है? हमारा डेलीगेशन में होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होती है? अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है किससे? मैनेजर से सबऑर्डिनेट के बीच में। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ उसमें भी मिलेगी, प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा। तो इसका आंसर तो हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बी। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर से हुआ? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 5 से। तो 20th क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब 21st क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? डैश इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा। बताइए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट का डिफरेंट ग्रुप में, किसके बेसिस पे? क्वालिटी, साइज या किसी के भी बेसिस पे क्या करते हैं? प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप में। बताइए उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं या फिर ग्रेडिंग बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं या फिर सेलिंग बोलते हैं। आपको ये तो पता ही चल गया होगा ये कौन से चैप्टर का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। तो बताइए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को क्लासिफाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप में, किसके बेसिस पे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, क्वालिटी, साइज, शेप वगैरह, कलर वगैरह के बेसिस पे कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग बोलते हैं। तो 21 का क्या हो गया हमारा? बी। मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आता होता ये क्वेश्चन। अगर आप में से पहले आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे बताना कि आपके टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए सेक्शन ए में। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस इज नोन एज डैश। चैप्टर का नाम अभी नहीं बताऊंगी, चैप्टर का नाम बता दिया तो पता ही चल जाएगा आंसर क्या है। बताइए वो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और अदर फोर्सेस का सम टोटल होता है, जो कि बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं लेकिन बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलते हैं या फिर सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं? बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया है ये, तो आप बता सकते हैं, बता दीजिए कि क्या बोलते हैं उसे। देखिए जो सम टोटल होता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और बाकी फोर्सेस का, जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, वो क्या होता है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3 का। तो 22nd का हो गया ए। अब बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेम द कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर एंड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज़ में भी डाला हुआ है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो मेरी एमसीक्यू सीरीज़ में भी मिल जाएंगे, बाकी बहुत सारी और केस स्टडीज़ भी मिल जाएगी आपको एमसीक्यू सीरीज़ में। तो आप एमसीक्यू सीरीज़ चेकआउट करते रहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कर लेंगे तो आपका ही बेनिफिट रहेगा उस पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत एमसीक्यू आने वाले हैं, भर भर के एमसीक्यू आने वाले हैं। उस कंसेप्ट का नाम बताइए जिसमें पता चलता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और जो कि डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं या फिर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं? तो बताइए उस कंसेप्ट का नाम क्या है जिससे हमें पता चलता है कि कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है या फिर डिटरमाइन करता है जो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो 23 का हो गया बी। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में जब आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? शेप देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो 23 का आंसर हो गया बी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 24th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी
दिस मैथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एकदम। हमने टेलर के बारे में पढ़ा हुआ है। टेलर बिलीव करता है कि एफिशिएंसी को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो मेथड कैसे डेवलप्ड होता है, स्टडी और एनालिसिस से डेवलप्ड होता है। तो बताइए ये प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये कौन से चैप्टर का हो गया ये कंसेप्ट हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हुआ, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, या फिर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये किस में पढ़ा था हमने, हर काम को करने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है किसी भी एफिशिएंसी को बढ़ाने का, और वो तरीका कैसे डेवलप किया जाता है, स्टडी और एनालिसिस से डेवलप किया जाता है, ना कि कोई तुक्केबाजी लगाई जाए। तो क्या है ये, साइंस से किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से डेवलप किया जाता है, ना कि कोई तुक्केबाजी लगाई जाती है, ना कि कोई रूल ऑफ थंब का यूज़ किया जाता है। तो 24th का आंसर हो गया बी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। 24th का हो गया बी। तो आज हम लोगों ने सेक्शन ए तो कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन बी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ में सेक्शन बी के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी और सेक्शन बी आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी बहुत सारी एमसीक्यू की वीडियोस चाहिए हो तो चेकआउट करते रहना प्लेलिस्ट। हर चैप्टर की इंडिविजुअल वीडियो आपको मिल जाएगी, और बाकी और वीडियोस भी बहुत सारी आ रही है। मिक्स की वीडियो भी बनाएंगे कि सारे टर्म 1 इकट्ठे डाल के आपको देंगे, उसका भी टेस्ट आपका होगा। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और इसी तरीके से चैनल से जुड़ते रहिए और हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।